गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या सभी बच्चों को मैं प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? क्या सभी बच्चों को मैं प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके। हम्म नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक बच्चा पूछ रहा है केमिस्ट्री में सर मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। कल बॉटनी की क्लास नहीं हुई? ऐसा है क्या कि कल बॉटनी की क्लास नहीं हुई है? क्यों बच्चों? किसकी नहीं हुई है? बॉटनी की नहीं हुई है कि जूलॉजी की नहीं हुई है? कल किसकी क्लास थी? बॉटनी की क्लास थी कि जूलॉजी की? अच्छा, जूलॉजी की नहीं हुई है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम रही होगी, नेट का इशू रहा होगा या कोई और इशू रहा होगा। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम आई होगी। यस, ओके, कोई नहीं। तो चलो बच्चों, आज का मामला शुरू करें। तो आज का मामला शुरू करने से पहले, आज का मामला शुरू करने से पहले, हाँ सर, ठीक है, दो तीन बातें बता देता हूं, है ना, फिर मामला शुरू करते हैं, मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, यदि आप लोगों को देखो, हमारे पास टाइम इनफ है। अभी चल रहा है जुलाई और पेपर है मई में, है ना। टाइम इनफ है, तो आप पूरी कोशिश करो कि किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का मतलब क्या है? आप उसको बहुत अच्छे से आराम आराम पढ़ो। यदि टाइम लग रहा है तो टाइम लगाओ। अभी टाइम की कमी नहीं है कि टाइम लग रहा है तो तुम कोई दूसरे रास्ते ढूंढो। अभी यदि किसी सब्जेक्ट में टाइम लग रहा है, किसी चैप्टर में टाइम लग रहा है, तो आप टाइम लगाइए, आप टाइम लगाइए। मगर उस सब्जेक्ट को, उस सब टॉपिक को अच्छे से सीख जरूर लीजिए, क्योंकि कोई कोई सब टॉपिक किसी किसी बच्चे को कम समझ में आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो। मान लो कोई सब टॉपिक कम समझ में आया, तो उसको आप ज्यादा टाइम दे दो, उसको 4-6 बार पढ़ लो, उसके ज्यादा क्वेश्चन लगा लो, है ना। मतलब बस मेरा इतना कहना है कि इस समय आप टाइम दो। यदि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको टाइम दे दे के पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ो। अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है कि नहीं यार हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है, नॉलेज कम ना करो, अच्छा नॉलेज लेके चलो चैप्टरों में। हाँ, एडवांस बुक, नीट एडवांस बुक बेटा जुलाई के सेकंड वीक में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। नीट एडवांस बुक जुलाई के सेकंड वीक में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देखो, और आप हम लोगों के साथ पढ़ रहे हो तो आपको टाइम हमेशा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर, एक चैप्टर को खत्म करने में 8-10 क्लास लगती है। यदि किसी चैप्टर को खत्म करने में 8-10 क्लास लगी, मतलब आपको 2 हफ्ते मिले, तो 2 हफ्ते में क्या आप एक चैप्टर नहीं खत्म कर पाओगे 360 लेवल पे अच्छे से सब कुछ करते हुए? कर लोगे ना? यस, कर लेंगे। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जरूरत है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जरूरत है। जब ऑर्गेनिक चलेगी तो आप एनसीईआरटी को रीड करोगे, और इनऑर्गेनिक चलेगी तो आप एनसीईआरटी को रीड करोगे। फिजिकल में कोई जरूरत नहीं है। अब फिजिक्स की बात रही,
तो फिजिक्स के लिए आप एसीपी सर से पूछे। वैसे मुझे जहां तक आइडिया है कि फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आप लोग रेडी हो जाओ, अब आपका टीएसडी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, इस वीक में जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है आपको पता है? फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ। अब फुल लेंथ टेस्ट है तो कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट है, सारे टेस्ट लिक्विड सोल्यूशन के होंगे। कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट सिलेबस है, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट सिलेबस है, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट। आप अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट है, लेंथ टेस्ट है, और ये प्रवीण टाइप का टेस्ट है। प्रवीण, प्रवीण मतलब नॉर्मल टेस्ट, प्रवीण। प्रवीण मतलब एवरेज टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सर मोल केमिस्ट्री में है, मोल, अरे भैया प्रभु कौन है, कहां पाए जाते हो? यदि तुम्हें अभी यही नहीं पता है कि मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में है कहां है, तो फिर कैसे चलेगा? हैं? ऐसा तो नहीं कि तुम एसएससी कर रहे थे अचानक तुमने बैच उल्टा सीधा खरीद लिया, मंथन खरीद लिया? क्यों? ऐसा तो नहीं कि तुम एसएससी बैंकिंग और रेलवे कर रहे थे अचानक तुम इधर घुस गए, बैच ही गलत खरीद में आ गया हो तुम्हारे? हाँ, चल, चलिए नालायक, तैयार हो जाओ। देखो, आज हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी पढ़ेंगे। आज हमारा है टीएसडी नंबर 5। हम लोग टीएसडी नंबर 5 करने जा रहे हैं, सारे बच्चे रेडी हो जाए। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, टीएसडी नंबर 1, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। बताइए, बताइए सारे बच्चे, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। x3y2 I equal to 5 when react with a2b3 I equal to 5 in aqueous solution given brown color, these are separated by semi permeable membrane due to osmosis, there is a, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। जी, अब पूछ रहा है कि ब्राउन कलर जो फॉर्म होगा वो कहां फॉर्म होगा, ब्राउन कलर जो फॉर्म होगा वो कहां फॉर्म होगा? एक साइड सोल्यूशन x है, एक साइड सोल्यूशन y है। ठीक है, x3y2 और a2b3 जब आपस में मिलते हैं तो ब्राउन कलर बनाते हैं। तो वो पूछ रहा है ब्राउन कलर का सोल्यूशन कहां पर फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने आपको साफ साफ लिखाया था कि यदि कहीं पर ऑस्मोसिस की कंडीशन है तो सॉल्यूट पार्टिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ साल्वे, सॉरी बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक मिनट रुक जाओ यार।
एक्चुअल में क्या है ना, गर्मी सर्दी से मेरे को एलर्जी है। अब इस समय क्या चल रहा है, गर्मी भी चल रही है और पानी आनी गिर जाता है, तो अचानक मौसम सर्द भी हो जाता है। अचानक मौसम सर्द, तो जहां पर बहुत तेजी से क्लाइमेट बार बार चेंज होगा वहां पर मेरे को कोल्ड हो जाता है। एक टाइप की एलर्जी है ये। अच्छा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी। क्यों आएगा, बात समझ रहे हो? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूट हैं, ये दोनों सॉल्यूट पार्टिकल है और सॉल्यूट पार्टिकल आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। टीएसडी नंबर 2, टीएसडी नंबर 2, of the following 0.1 m aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point dispersion? अब आपसे क्या पूछ रहा है, आप देखो और आंसर बताओ। देखो और आंसर बताओ। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट के केस में कहा है कि बहुत आराम से देखा करो कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन की बात कर रहा है, मतलब डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो देखो उसने लिखा है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन, इसका मतलब डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है और डेल्टा टीएफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीएफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन सबके लिए सेम है। तो आई यहां पे कितना है? 2। 100% डिसोसिएशन मान के चल रहा है, 1 2, जितने नंबर उतना आई। इसका आई 1, क्यों? कार्बोहाइड्रेट है। इसके कितने हुए? 2 और 3, जितना एन उतना आई। इसके कितने हुए? 2 और सल्फेट, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, 3। तो आई सबसे ज्यादा किसका है? इसका है। तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ भी सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए किसके कितने नंबर, 2 में से किसके कितने नंबर? जल्दी जल्दी बताओ। यस 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 यस, हाँ हाँ बताइए। वेरी गुड बेटा, 1 2 1 2। अच्छा, ये तो कुछ बच्चे 1 वाले हैं, ये क्यों है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, और तुम यदि इतनी जल्दी भूलोगे तो बेटा 8 महीने बाद पेपर में क्या लिखोगे जाके? ये जो जिन बच्चों के 2 में से 2 नहीं सही है, 1 सही है, विशाल, आप जरा बताओ रीजन क्या है आपका? सिली मिस्टेक। सर मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। अशोक, पवन, सुधांशु, तुम्हारे 0 कैसे सही है? तुमने क्या अभी पहला ज्वाइन हुआ? जो बच्चे बैच में नए आ रहे हैं, जो बच्चे बैच में नए ज्वाइन हो रहे हैं, वो क्या करें, लाइव क्लास के साथ साथ पुराने लेक्चर भी देखते चलें। लाइव की क्लास के साथ साथ पुराने लेक्चर भी देखें, ठीक है? हाँ यस, लाइव क्लास के साथ साथ पुराने लेक्चर भी देखें, जैसे वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है? खान, तुम्हारे 0 कैसे है ना? मलिक, तुम्हारे 0 कैसे? प्रिंस मलिक, आप लोगों के 0 नंबर कैसे हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए नहीं गए, या आपको समझ में नहीं आए, या आप अभी आए हो, आज ही कल में ज्वाइन किया है?
जवाब दो, आंसर बताओ, रीजन क्या है, रीजन भी बताओ, मुझे पता भी चलना चाहिए ना। सर मिस्टेक हो गया, अरे यार कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाया। अच्छा ओके ठीक है। क्वेश्चन एक बच्चे कह रहे सर, पवन कह रहा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हे प्रभु, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते समय मैंने कराए हैं और कितनी बार इस चीज को बोला है। देखो आप सभी बच्चे नोटबुक को रिवाइज करें, आप सभी बच्चे नोटबुक को रिवाइज किया करें, ठीक है। सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा। मेरी बातें आपको खराब भी लगेंगी, कड़वी भी लगेंगी, मगर मैं सीधी सीधी साफ साफ बात बता रहा हूं आपको। भाई यदि आप पुरानी चीजें इतनी जल्दी भूलोगे, और पुरानी चीजें हैं कब की, या तो कल की हैं या परसों की हैं, आप इतनी जल्दी भूलोगे, इतनी जल्दी ध्यान नहीं दोगे, तो फिर कैसे नंबर आएंगे यार, फिर कैसे तुम सेलेक्ट होगे। ये तो वही बात हो गई कि बस हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई पुरानी चीजों को याद रखना होता है भाई, तुम में और टीचर में यही डिफरेंस होता है। टीचर को सारा सिलेबस याद होता है, मतलब उसको अच्छे से वो समझ में हमेशा रहता है, सारे कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं, बस वो कोई तेज थोड़ी होता है। अब मैं तेज हूं तो बताओ मुझे फिजिक्स कितनी आती है, 0। मैं तेज हूं तो मुझे बॉटनी कितनी आती है, जूलॉजी कितनी आती है, 0 है। फिजिक्स वाले सर तेज है तो उनको केमिस्ट्री कितनी आती है, 0। बायो वाले सर तेज है तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी आती है, 0। तो तेज कौन है, आप हो, आपको चारों सब्जेक्ट आते हैं, मगर डिफरेंस क्या है, हम लोगों को अपना अपना पार्ट बहुत अच्छा आता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हर समय हमारे दिमाग में रहते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये नहीं कि कोई समझदार है, उसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत ज्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो सारा कुछ दिमाग में रहता है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज्यादा साल नहीं ले सकते हो, तो ये सारा काम आपको हमसे ज्यादा इफिशियंसी से और ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा, तो आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा चीजों का, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। थ्योरी रिवीजन सीट मोल कॉन्सेप्ट की प्रोवाइड कर रखी है, और जब लिक्विड सोल्यूशन खत्म होगा तो लिक्विड सोल्यूशन की भी प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरी रिवीजन सीट मोल कॉन्सेप्ट की प्रोवाइड कर रखी है, और जिस दिन लिक्विड सोल्यूशन खत्म होगा लिक्विड सोल्यूशन की भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर दूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, और सब समझ में आएगा ये भी बोल चुका हूं, और पेपर में यही सब आएगा ये भी बोल चुका हूं। मगर बार बार एक बात और बोलता हूं, उस सेंटेंस को भी ध्यान रखो कि करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप पीछे की चीजों को रिवाइज करके आया करो। भाई टीएसडी क्यों लिया जाता है, टीएसडी सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि पीछे की चीजों को तुम रिवाइज करके आओ, जैसे तुम्हारा रिवीजन पैरेलल में चलता रहे, जैसे तुम्हारा रिवीजन पैरेलल में चलता रहे। टीएसडी टेस्ट लेने के पीछे का रीजन ये है कि पुरानी चीजें आपको याद रहे, इसलिए आप रिवाइज कर करके आओगे, और रिवाइज करके आओगे तो याद रहेंगी, और याद रहेंगी तो तुम परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। चलो अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत बात मत करिएगा। चलो बच्चों, आज मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, है ना, तो चलो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूं, आ जाओ। आज मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, अब उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैं दिखाता हूं। 4-5 क्वेश्चन मैंने कल किए थे, आज भी क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब देखो बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सोल्यूशन वाई इन वाटर। अब जरा देखो यार, दोनों सोल्यूशन, जो सोल्यूशन एक्स है, सुनते जाइएगा, और जो सोल्यूशन वाई है, उनके कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब मोललिटी इक्वल है, सेम है, जो इसकी है वही इसकी है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true in this case? The boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than
इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ वाई। मगर बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का इसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो x का ज्यादा है y से। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब डेल्टा टीबी भी ज्यादा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा है। अब आप बताओ डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई के बी एम। मैंने कहा है कि कोई भी फार्मूला विदाउट आई नहीं चलेगा, विदाउट आई नहीं लगाओगे तो आई के साथ चलेगा। अब देखो ये चीज कांस्टेंट है, सबके दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। अच्छा वांट ऑफ फैक्टर का कोई रोल नहीं है, क्यों? सॉल्यूट का नाम ही नहीं है, दोनों में सॉल्यूट कौन है पता नहीं, तो वांट ऑफ फैक्टर का कोई रोल नहीं है ना। अब केबी क्या है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, इक्वस है, इक्वस है, तो यार ये भी बराबर है, तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर का रोल होगा, ऑप्शन में लिखा होगा, उसने ऑप्शन में लिखा होगा दोनों के दोनों वाटर के सॉल्यूशन है। यदि सॉल्वेंट सेम है तो केबी भी सेम होगा, और साफ साफ लिख रहा है सॉल्यूशन एक्स इन वाटर सॉल्यूशन वाई इन वाटर, तो केबी भी सेम है। इसका मतलब डेल्टा टीबी जो है आई के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टीबी आई के प्रोपोर्शनल है। यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब इसका आई भी ज्यादा होगा, इसका आई भी ज्यादा होगा वाई वाले से। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, वाई एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, ट्रू। यदि एक्स का आई ज्यादा है तो ये जरूर डिसोसिएट हुआ होगा, क्योंकि डिसोसिएशन में आई बढ़ता है, एसोसिएशन में आई कम होता है, और कुछ नहीं हो रहा है तो आई 1 होता है। मोलर मास ऑफ एक्स नो, कंसंट्रेशन आप पहले ही सेम कर सकते हो, कंसंट्रेशन दोनों का पहले से ही सेम है तो मोलर मास का कोई रोल नहीं बनता है। मोलर मास y इज अंडरगो डिसोसिएशन, नो, y के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम है, इस वजह से y डिसोसिएशन नहीं करेगा, y एसोसिएशन करेगा या कुछ नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा ए। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, सबका आंसर ए आ रहा है, बात समझ पाए। वो कह रहा है कि सॉल्यूशन x का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन y से ज्यादा है, जबकि दोनों के कंसंट्रेशन सेम है। अब भाई मोलरिटी की वैल्यू सेम, केबी की वैल्यू सेम, तो फिर x का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे हो सकता है? x का बॉइलिंग पॉइंट तभी ज्यादा हो सकता है जब वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा हो, और वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा कब होगा? जब वो डिसोसिएशन कर रहा हो, क्योंकि डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1, और कुछ नहीं हो रहा है तो 1। चलिए आगे बढ़िए। ओ ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ा है, इसको करिए। अब देखो हम लोग इसको करते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, ये हुआ जाके केएफ की वैल्यू। इफ 5 ग्राम सोडियम सल्फेट इन डिसॉल्व 45 ग्राम वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज टू इतना, तब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? इतना हो जाता है, तो ये क्या है? डेल्टा टीएफ, चेंज टू लिख रहा है, चेक करो। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाई इतना डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Na2H2O4। तो भाई हमें डेल्टा टीएफ इक्वल टू फार्मूला होता है आई के एफ एम, आई के एफ एम, क्लियर है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी है ये। अच्छा देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू और डेल्टा टीबी की वैल्यू कभी केल्विन में चेंज नहीं करोगे। यदि कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो वो केल्विन में चेंज नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो केल्विन में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट सेंटीग्रेड में रखा जाएगा।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में पुट किया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में पुट किया जाता है, मगर यदि कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो आप केल्विन में नहीं बनाओगे, क्योंकि पहले से केल्विन में बना हुआ होता है और कटा हुआ होता है। भाई देखो T1 टेम्परेचर था, इसको केल्विन बनाया 273 ऐड किया, फिर T2 टेम्परेचर था, केल्विन बनाया 273 ऐड किया। अब डिफरेंस निकालो, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो वो ऑटोमेटिक केल्विन कट चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, तो जो सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है वही केल्विन का डिफरेंस आता है। ये देखो, तो जो सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है वही केल्विन का डिफरेंस आता है, इसलिए डिफरेंस जो है उसको आप कभी भी केल्विन नहीं बनाओगे। तो देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड था, डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, के एफ की वैल्यू हमें दी है। अब आई मोलरिटी की बात, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, इसको मोल बनाओ। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, निकालो। सोडियम होता है 23, 23 दूना 46, सल्फर 32 और 16 चौको 64, तो ये हो गया 10, 10 2 12 की 1, ठीक है, 4 4 8, 8 और 4 ये 142 आ गया। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में तो है नहीं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अब आई की वैल्यू निकालो, अब आई की वैल्यू निकालो, तो देखो ये कैसे हुआ, आई ये सब इधर चला गया, 45 इधर आ गया, 142 इधर आ गया, 142 नीचे आएगा तो वो इधर आ जाएगा, है ना। अब नीचे क्या क्या आया, 1.86 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया और 1000 नीचे आ गया। अब कट्टम काट शुरू कर दो, 9 है कि नहीं, ये 9 आ गया। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखो 3.82 इंटू 9 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 1.86 डिवाइडेड बाई 1000, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ रही है 2.624। अब ऐसा आंसर देखो कौन है, 2.624, ये आंसर 2.624। क्लियर है सबको, क्या ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यस, अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज ही करोगे पूरी जिंदगी। ऋषि सिंह, ऋषि सिंह, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ये बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन के, क्योंकि कंसंट्रेशन भी यहां पर वेरिएबल है। तो भाई ये वैल्यू देखो किसकी सबसे ज्यादा है, आई इंटू एम निकालो। देखो एम ये दिया है, आई कितना है, 1 और 1 2, जितना एन उतना आई, क्यों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलते हैं कि 100% डिसोसिएट हुआ है। 1 और 2, आई की वैल्यू 3, पाम तई 15, इसमें ये अल्कोहल है, इसका आई 1 0.005, तो ये 0.005 हो गया। इसका निकालो, 1 mg 1 सल्फेट, आई की वैल्यू 2, 0.005, तो ये आ गया 5 दूनी 10,
ये देखो, अब सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दो सब लोग, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर दें। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट। इस वजह से मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? पहले का होगा। मेरे साथ सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हो ना? कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बैठा हो, हाँ ऐसे बैठ के कोई नहीं हो, हाँ अच्छा सर सही कर रहे हैं, सर करते रहो, हाँ सर सही कर रहे हो, यही करना है, करते रहो सर, अरे बिल्कुल सही कर रहे हो, करते रहो करते रहो। तो वहां पर भी यही होगा, तुम ये कहोगे अरे बच्चों सही कर रहे हो, करते रहो, बच्चों सही कर रहे हो, करते रहो करते रहो। तो उनका तो सिलेक्शन होगा, तुम बस यही इसी में रह जाओगे। हर बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो गलत सॉल्व करे चाहे सही का सॉल्व करे। हर बच्चे का पेन चलना चाहिए, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। आप गलत आंसर दो, गलत सॉल्व करो, ठीक है, कभी ना कभी तो सही सॉल्व होगा, मगर जो सॉल्व ही नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होगा। अब फिर वो बस अगली बार टेसू बढ़ाएगा, बस वो क्या करेगा? टेसू बढ़ाएगा अभी कुछ दिन बाद, कि सर मैं तो तोप मार देता मगर मेरी तोप में गोला ही नहीं था। तो तुम्हारे दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट आए जब तुमने कभी प्रैक्टिस की नहीं? हाँ चलो, अब इसको करो सब लोग। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व 68.5 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। अब देखो, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का आपके पास कोई फार्मूला है? क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का आपके पास कोई फार्मूला है? नहीं है। आपके पास डेल्टा टीएफ का फार्मूला है, मगर वाटर के केस में डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। क्यों? देखो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू ये होता है। अब सॉल्वेंट, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। अब आप चेक करो, सॉल्वेंट आपका हमेशा वाटर ही रहता है जनरली, यहां पर भी वाटर है। क्यों वाटर है? ये देखो लिखा है। तो इसका मतलब जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। चेक करिए विद निगेटिव साइन। तो वो आपसे डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मगर तुम क्या निकालोगे? डेल्टा टीएफ निकालोगे। तुम निकालोगे क्या? डेल्टा टीएफ। क्यों? वाटर के केस में डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होते हैं। ऐसा क्यों बराबर होता है? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है। तो अब आप डेल्टा टीएफ निकाल दो। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। विदाउट आई यदि कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत थपड़ियाऊंगा। यदि विदाउट आई करना होता तो मैं पहले ना कराता। अब क्या सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज। तो आई की वैल्यू 1 कार्बोहाइड्रेट, के एफ की वैल्यू 1.86, मोलारिटी की वैल्यू, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है? 68.5, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये ग्राम में है, ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ये और ये कट गए, 1.86, 68.5, 342। अब इसको डबल करो तो लगभग यही आएगा, लगभग यही आएगा। ये देखो, और फिर ये कट गया 5। या फिर एक काम करो, काटो नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 1, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 1 3। अब इसमें 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करना आसान होता है ना। तो ये वैल्यू आई 0 पॉइंट और माइनस की। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ना।
तो प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा। क्यों? ये देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निगेटिव वैल्यू है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निगेटिव वैल्यू क्यों है? क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, और 0 से नीचे जाएगा क्योंकि क्या होता है? डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो निगेटिव वैल्यू आएगी सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की। यस, बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलो, अब जिद कर रहे हो तो ये क्वेश्चन करो, जिद कर रहे हो तो ये क्वेश्चन करो। यस, वेरी गुड, ऐसे ही करना है, बहुत सही। हाँ, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। गलत दे रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत यार तुमसे क्या हमसे भी तो हो सकता है। हाँ, मेरे साथ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। अच्छा, गरिमा यादव कहना है कि सर आपके साथ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, मैं थोड़ा और स्लो हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो कैलकुलेशन। चलो आ जाओ भाई जिद्दी लोग, अब इस क्वेश्चन को करो। हर वैरायटी का एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं। 0.0020 m aqueous solution of an ionic compound CONH3 5NO2Cl freeze at -0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। वो कह रहा है इस कंसंट्रेशन का इक्वस सोल्यूशन है जो इतने पे फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है और मोललिटी दी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर विल बी। अब ये पूछ क्या रहा है, बस मुझे ये बता दो। वो कह रहा है कि जब 1 मोल कंपाउंड को पानी में डालोगे तो कितने आयन आएंगे। तो देखो, यदि अल्फा की वैल्यू 100% है, क्या इसने अल्फा के बारे में कुछ बताया? नहीं। तो जब अल्फा के बारे में कुछ नहीं बताया तो 100% मानोगे। तो जब अल्फा की वैल्यू 100% होती है तो एन और आई सेम होते हैं। इसका मतलब ये आई पूछ रहा है, आई, क्योंकि एन की वैल्यू यही होती है। एन मैंने बताया था क्या होता है, 1 मोल से कितने आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं उसे एन कहते हैं। तो वो पूछ रहा है 1 मोल से कितने आयन सोल्यूशन में आएंगे। नंबर ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब वो पूछ एन की वैल्यू रहा है, मगर एन और आई दोनों बराबर हैं। एन और आई दोनों क्या है? बराबर। तो चाहे आप आई निकालो चाहे एन निकालो, क्योंकि एन क्या था डिसोसिएशन के केस में? एन क्या था? 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल से कितने मोल आयन फॉर्म हो रहे हैं, और वही पूछ रहा है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो कितने मोल आयन आएंगे, कितने मोल आयन आएंगे, मतलब एन पूछ रहा है। और अल्फा मैं 1 मान के चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं? क्योंकि अल्फा की कोई चर्चा नहीं है। जब नहीं चर्चा है तो 100% डिसोसिएशन 100% एसोसिएशन मान के चला जाता है। तो हमें आई निकालना है। अब आई कैसे निकाला जाए आप देखो, आई के एफ एम। देखो, हमें यहां डेल्टा टीएफ रखना है, लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो वाटर के केस में डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बराबर होते हैं, और केस वाटर का है इक्वस सोल्यूशन लिखा है। नहीं तो हम डेल्टा टीएफ की जगह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन थोड़ी लिख सकते हैं, है कि नहीं? मगर वाटर के केस में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। अभी मैं पीछे बता के आया हूं, ये देखो, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपस में बराबर होते हैं विद अपोजिट साइन, वाटर के केस में। तो उसने हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है, मगर वही वैल्यू हम यहां रख देंगे, बस डेल्टा टीएफ पॉजिटिव साइन के साथ होता है और ये निगेटिव साइन के साथ। आई की वैल्यू हमें निकालनी है। के एफ, वाटर का के एफ 1.86 होता है, दिया है। मोलरिटी 0.002 होता है। अब कैलकुलेट करो, तो आई इक्वल टू 0.00732 0.002 1.86
अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। तो देखो यार, ये 18 18 18 38 54 18 चौक 72, आई थिंक 4 बार जाएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24। हाँ, तो एक बार इसको ऐसा करो, इसको 2 से उड़ा दो, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 3 6 6 आया, है ना। 2 से काटने पर 0 पॉइंट इतना, 2 जीरो 2 जीरो कम हो गए। अच्छा, अब इससे डिवाइड करो, अब आप इससे डिवाइड करो, आई की वैल्यू देखो यार, कहां गया हथियार, किधर है, आप लोग निकालो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या। आई की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है शायद, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आई की वैल्यू 2 आ रही है 1.96, आई की वैल्यू आ रही है 1.96, 1.96 का मतलब है 2, 1.96 का मतलब क्या है 2, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2, है ना, आई की वैल्यू लगभग 2 आ रही है। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब इसको करो, यस यस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करिए। 0.5 m मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज। देखो आपको मोलरिटी दी है, सोल्यूशन एक्वस है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 20%, तो परसेंट को वैल्यू बनाओगे तो ये आ गया। इफ केएफ ऑफ वाटर, केएफ आपको दिया है, द लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज, लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मतलब क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मतलब डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। देव गुप्ता, तुम्हें वहां कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो फिर तुम कैसे कर सकते हो, हमें कैलकुलेटर मिलेगा, हाँ, हमें कौन रोक सकता है, मगर तुम्हें तो वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ना यार, तो तुम पेन कॉपी पे करो ना, हम टाइम बचाने के लिए कर देते हैं, और ये तुम्हें मिल जाए तो तुम भी कर लो, तुम्हें तो वहां नहीं मिलेगा ना, वहां तुम्हारा राज्य थोड़ी चलता है, एनटीए का राज चलता है, यहां तो हमारा राज चलता है ना, तो मैं तो, मुझे तो मिल जाएगा। चलो आंसर निकालो, आंसर निकालो, आपको इतना टाइम देता हूं। अब देखो मुझे लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, मतलब डेल्टा टीएफ चाहिए, तो भाई डेल्टा टीएफ का फार्मूला ये है। अब इसकी वैल्यू तो हमें दी है, कितनी दी है 1.86, इसकी भी वैल्यू दी है, आई की वैल्यू मिल जाए तो खेल खत्म। अब आई कैसे निकालोगे, डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन वाला फार्मूला लगाया। अब एन की वैल्यू, ये एसिड है तो एन कितना है 1 2 2 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.2, तो एन कितना आया, आई कितना आया 1.2, अब 1.2 यहां रख दो, बस हो गया। अब 1.2 है तो 12 पंचे 60, 60 का 0.6 आ गया। अब 6 का मल्टीप्लाई करो, 36 3 8 छंग 48 और 3 51 5, 6 कम 6 6 5 11, ये आ गया 1.16। और आएगा कैसा, लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा टीएफ पूछा जा रहा है। देखो डेल्टा टीएफ पूछा जा रहा है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा जाता है तो माइनस आता है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 1.112 मान लो, इसी के आसपास होगी। इसको 1.112 कर सकते हो। आंसर सी आएगा, आंसर ए नहीं आएगा। क्यों? डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। यदि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो आंसर ए होता। डेल्टा टीएफ पूछ रहा है इसलिए आंसर सी है। समझ पा रहे हो क्वेश्चनों को? करते चलो करते चलो करते चलो। यस 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 यस। सर एन की वैल्यू 2 कैसे आया? ओके मनोज बेटा ये एसिड है और एसिड है तो ऐसे ब्रेक होगा ना। ये देखो, तो 1 मोल से कितने आयन आ रहे हैं? एक ये 2, तो एन की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू 2 है इस तरह से, है ना। एन की वैल्यू 2। अब इसको करिए सारे लोग, इसको करिए, देखिए क्या पूछ रहा है। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मोलर मास 250, was dissolved in 51.2 gram of benzene. If the freezing point dispersion constant Kf इतना, the freezing point of benzene will be lowered by, इसका मतलब क्या है? देखो, the freezing point of benzene will be lowered by, कितना कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। चेक करो, वो कह रहा है कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना कम हो जाएगा, मतलब डेल्टा टीएफ। आप लोग निकालो इस क्वेश्चन को। बताइए। तो देखो, हमें डेल्टा टीएफ निकालने के लिए इतनी चीज चाहिए, आई चाहिए, केएफ चाहिए, एम चाहिए। अब चेक करो क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयोनाइज ना हो। अब जब आयोनाइज नहीं होगा तो आई की वैल्यू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयोनाइज ना हो तो आई की वैल्यू 1। केएफ की वैल्यू, केएफ की वैल्यू कहां है? फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन कांस्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन। अच्छा ये है, सॉरी, अरे 5.12। अब मोलरिटी की वैल्यू, अब मोलरिटी 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ग्राम है तो 1000 का मल्टीप्लाई। मोल कैसे बनाया? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है ऐसा, ये ऐसे, तो ये आ गया 1, ये डिवाइडेड बाई ये उड़ा दिया, ये 2, ये 5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आया? 0.4। तो 0.4 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज कर जाएगा। यस यस, बहुत सही, आप लोग मेरे से पहले निकालते हो। यस, यही जज्बा चाहिए कि आप धड़ाधड़ क्वेश्चन निकालते जाओ। आपके लिए मैं इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। चलो, आप जिद कर रहे हो तो ये भी कर लेते हैं, आप जिद कर रहे हो तो ये भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, ये सारे पीवाई क्यों है। ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्ड एट इतने डिग्री सेंटीग्रेड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो, बॉयल कह रहा है, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है।
ठीक। इफ KF एंड KB फॉर द वाटर इज दिस, द अबव सोल्यूशन फ्रीज एट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने का मतलब है डेल्टा TF निकालना है। क्यों? वाटर है, KF एंड KB ऑफ वाटर इज, मतलब सॉल्वेंट वाटर है, और यदि वाटर सॉल्वेंट है तो TF बराबर है डेल्टा TF के। यदि मुझे डेल्टा TF निकालना है तो मुझे I चाहिए, KF चाहिए, M चाहिए। अब I की वैल्यू क्या है? ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का I 1, KF की वैल्यू उसने दे रखी है। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं पता है, कंसंट्रेशन कहीं नहीं दिया है? तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हम कहां से निकालें? तो उसके लिए उसने रास्ता दे रखा है। क्या रास्ता दे रखा है? देखो, डेल्टा TB इक्वल टू है I KB M। उसी सॉल्यूशन की बात की जा रही है, दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है, वही सॉल्यूशन है। देखो क्या लिखा है, द अबव सॉल्यूशन विल बी फ्रीज एट, उसी सॉल्यूशन की बात की जा रही है, उसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी है, उसी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की पूछ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB कितना हुआ? देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो डेल्टा TB की वैल्यू मिल गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल्टा TB कितना आ गया? ये आ गया। तो डेल्टा TB की वैल्यू यहां आ गई, I 1 है, KB की वैल्यू दी है, तो M यहां से निकाल लिया। ये देखो, वो M जाके यहां रख दिया, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लिया, तो क्या कर सकते हो? 3 से डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.09, और ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 सत्ते 21 0, है ना? और 3 चौको 12, ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 1 इंटू 1.86 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.512, तो डेल्टा TF की वैल्यू आ रही है 0.654, और जो डेल्टा TF है वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, बस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है द अबव सोल्यूशन विल फ्रीज एट। ठीक है, अबव सोल्यूशन विल फ्रीज एट, तो डेल्टा TF की वैल्यू ये निकली है, मगर वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा था, तो माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट, अरे रे 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 रे, गलत 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 गलत, ये 6 पॉइंट नहीं है, 0.6 है, तो 0.6 वाला ये आंसर है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो, 0.6 वाला ये आंसर है, मेरी गलती है, फोर्थ आंसर है, 0.6 वाला फोर्थ आंसर है। हाँ बच्चों, मेरी गलती है, सही बात है, मैंने गलत किया। हाँ भाई, इस चीज का आंसर बताओ, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं, बताइए। देखो, सबसे ज्यादा प्रिसीशन से यदि हमें कहीं मोलर मास निकालना होता है तो हम इससे निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से। मोलर मास तो सारे फार्मूले से निकल आएगा, मगर वो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट प्रिसीजन, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फार्मूले से निकलता है, पाई इक्वल टू
ICRT, और C को खोल दिया जाता है ऐसे, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन R इंटू टी, फिर मोल को खोल दिया जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT। अब ये निकाल लिया जाता है, सबकी वैल्यू डाल के ये निकाल लिया जाता है। अब बताइए, यस यस यस, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिट बाय, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, आपको पता है हमारा फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। टेम्परेचर सबका फिक्स है, कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया उन्होंने, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, जिसका I ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। I किसका ज्यादा है, एक कैल्शियम आयन, 2 Cl आयन, टोटल N की वैल्यू 3, तो N की वैल्यू 3 तो I की वैल्यू 3, एक पोटेशियम आयन, एक Cl आयन, टोटल N की वैल्यू 2 तो I की वैल्यू 2, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है इसलिए I इक्वल टू 1, यूरिया के लिए I इक्वल टू 1, सबसे ज्यादा I किसका, इसका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, इसका। यस 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 यस, रेडी हो? अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां से अब आप समझिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए अलग से लाया हूं, अब आप इनको करिए, इस क्वेश्चन को आप करिए, बताओ भाई, द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन when 10 mole of glucose, urea, sucrose are dissolved in 250 ml water। ये क्वेश्चन नीट में 2023 में आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में 2023 में आया है, बताओ। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P1 P2 P3 आर डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। अब जरा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है ICRT, ठीक है, टेम्परेचर सबके लिए सेम है, यस हटा दो, R सबके लिए सेम है, यस हटा दो, I सबके लिए सेम है, यस हटा दो, क्यों, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज इनमें से कोई भी डिसोसिएट नहीं होता है, तो I भी सबके लिए सेम है, इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। अब C में क्या क्या होता है, देखो C होता है कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब इसको और खोल दो तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप चेक करो, सबका मास सेम है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अब सबके लिए सॉल्वेंट की वैल्यू सेम है, क्यों, सबको 250 ml वाटर में डाला गया है, तो सबका सॉल्वेंट भी सेम है, सबका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सेम है, तो इसका मतलब पाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बचा मॉलिक्यूलर वेट के। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अलग अलग है, ग्लूकोज 180, ग्लूकोज होता है C6H12O6,
ये बन के आता है 180। यूरिया ये होता है बच्चों NH2CONH2, मॉलिक्यूलर वेट बन के आता है 60। सुक्रोज होता है C12H22O11, मॉलिक्यूलर वेट बन के आता है ये। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका है? यूरिया का, तो यूरिया का प्रेशर सबसे ज्यादा। फिर किसका है? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का प्रेशर। फिर किसका है? सुक्रोज का, तो सुक्रोज का प्रेशर। आंसर इज बी। आंसर इज बी। यस, क्लियर है? बात समझ पाए कैसे किया? सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें उसने कांस्टेंट कर दी हैं, मॉलिक्यूलर वेट को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को करो, अब आप इस क्वेश्चन को करिए। द वेपर प्रेशर ऑफ एन सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट X, मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास 32, in 100 ग्राम ऑफ CH2, वेपर प्रेशर 584 टॉर इज इतना। तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, वो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोल्यूट क्या है। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से और इसको करो। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, एटॉमिक मास दिया है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? CH2, जिसका वेपर प्रेशर दिया है, तो P नॉट दिया है, PS दिया है, सब कुछ दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। यदि आप सबकी याददाश्त सही है तो मैंने एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, मैंने कहा था क्वेश्चन मिनटों में हो जाएगा। यदि आपकी याददाश्त सही है तो, अब आप लोग कितना रिवाइज करते हो कितना नहीं करते हो मुझे नहीं पता है, मगर यदि करते हो तो मिनटों में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं करते हो तो थोड़ा सा परेशानी होगी। P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू NA अपॉन NB, NA अपॉन NB को खोलोगे तो ऐसे आएगा, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। अब देखो P नॉट कितना है? 854। PS कितना है? ये देखिए, अब मास ऑफ ए क्या होता है? सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट कौन है ये? तो इसका तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, कार्बन 12 और 32 दूना 64, तो 12 और 64 कितना होता है? 76। अब मोलर मास ऑफ ए हमें निकालना है, हमें मोलर मास ऑफ ए निकालना है। अब ये कट्टम काट खेलो, तो इसको माइनस करो, तो देखो ये 54 है, ये 49 है, तो 54 और 49 में क्या आया? 4 बचा, 0.1। ये क्या बचा? अब Ma की वैल्यू निकाल लो, तो Ma इक्वल टू कितना आ गया? ये इधर ले आओ, ये इधर वो उधर, ठीक है। तो देखो 76 इंटू 849.9, ये क्या हो रहा है? 76 इंटू 849.9, ये इधर जाएगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 4. ओ रहता फैल गया, पूरा करना पड़ेगा। 849.9 इंटू 76
डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 0.0 नहीं है 41 मल्टीप्लाई 10। इतना बड़ा कैसे आ रहा है? कहीं गड़बड़ा है क्या? एक बार जरा बच्चों देखना, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है क्या? ये आया। ठीक है, तो तुमने इसको 2 से काट दिया, 1/50 हो गया। इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे, सही तो है। तो एक बार फिर से करते हैं, शायद मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ये आ गया डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया डिवाइडेड बाई 4.1, ये आ गया 315.6। तो इसकी वैल्यू आ रही है 315। अब देखो मॉलिक्यूलर मास आ गया है। अब मॉलिक्यूलर मास आ गया है तो हमें कैसे पता चले क्या होता है? जरा ये बताओ, गौर से सुनना। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है N2, अब इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। तो यदि हम मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास का डिवीजन कर दें तो देखो एटॉमिसिटी आ जाती है। तो क्या आ जाता है? एटॉमिसिटी आ जाती है, मतलब वो कितने एटम से मिलके बना है। ये देखो 2 आया, और देखो ये 2 एटम से मिलके बना है? तो मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर एटॉमिसिटी आ जाती है। तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया है तो आप एटॉमिसिटी निकाल लो। तो एटॉमिसिटी निकालने के लिए मैंने किया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो उन्होंने दे रखा है 32, तो बताओ, तो ये लगभग 10 आ गया। लगभग कितना आ गया? 10 आएगा, मेरे हिसाब से 10 आएगा। देखो 315 डिवाइडेड बाई 32 9.84, लगभग 10। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया ए, ये आंसर आ गया S10। ये देखिए S10 है, आंसर हो गया। बात समझ पाए? बात समझ पाए? इसमें टफ नहीं है, कैलकुलेशन है। क्यों? देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा था आपको। मैंने क्वेश्चन में घुमाया, मैंने पूछ लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकले? तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका यही है, मॉलिक्यूलर वेट में जब एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो एटॉमिसिटी निकल आएगी। एटॉमिसिटी ये नीचे का नंबर होता है, एटॉमिसिटी ये नीचे का नंबर होता है। तो हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा, हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। अब बात आई ये फार्मूला, तो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। एन ए अपॉन एन बी को खोल के मैं ऐसा कर चुका हूं, और मैंने वहां पढ़ाया जब मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, है ना। अब मैं खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पे आ गया हूं। ये देखो अब इसको करो, which of the following pair of solution can be accepted to be isotonic at the same temperature? इनमें से कौन सा पेयर ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक है? आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि दो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आपस में बराबर होंगे। आइसोटोनिक क्या होते हैं? जब दोनों के वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें दोनों के वेपर प्रेशर आपस में बराबर है। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर निकालो, तो देखो सबका पाई इक्वल टू होता है ICRT, सबके सब सेम टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट हो गया। R कांस्टेंट होता है, I इंटू सी निकाल लिया जाए। तो देखो I कितना हुआ? 1 और 1, N इक्वल टू 2, तो I इक्वल टू 2, I इंटू सी। I कितना हुआ? 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट इंटू सी। सेम है? नहीं, गलत हो गया।
आई इंटू सी। यूरिया के लिए आई कितना होता है 1, सी कितना है 0.1। अब ये कितना है आई 2 और ये कितना है 0.1। आई 2 क्यों है, ये देखो डिसोसिएट होगा, सेम है नहीं। यूरिया के लिए कितना होता है, मैं सी का निकाल रहा हूं, यूरिया के लिए 1 और सी कितना है 0.1। अब देखो ये कितना है 3, आई इक्वल टू 3, 1 mg 2 Cl 3, और ये कितना है 0.2। क्या सेम है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। अब इसके लिए निकालो, कैल्शियम 1 और नाइट्रेट 2, टोटल हुआ 3, 3 इंटू 0.1। अब इसको निकालो, 2 और एक 3, 3 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1 सेम आ रहा है आंसर। विच ऑफ द पेयर इज आइसोटोनिक विद ईच अदर। तो वो एक दूसरे के आइसोटोनिक है, क्यों, क्योंकि उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। वो एक दूसरे के आइसोटोनिक है, क्यों, क्योंकि उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। अब इस क्वेश्चन को करिए, सब्सटेंस ए टेट्रामराइज इन वाटर टू एक्सटेंट ऑफ 80%। टेट्रामराइज का मतलब क्या होता है, कोई ए है और ये टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। सब्सटेंस ए टेट्रामराइज इन वाटर टू एक्सटेंट ऑफ 80%। इसका अल्फा दिया है 80%, तो 80% को वैल्यू बनाओगे कितना आ जाएगा 0.8। A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowering the freezing point is इतना। देखो वो कह रहा है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाएगा। तो ये क्या दिया है डेल्टा टीएफ, लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डेल्टा टीएफ। द मोलर मास ऑफ ए इज, ए का मोलर मास बताओ, ए का मोलर मास बताओ। द मोलर मास ऑफ ए इज, तो भाई देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है 0.3, आई की वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन के केस का फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू निकालनी है, ये 1 है। एन की वैल्यू क्या रखोगे, क्या हो रहा है टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू 4 है, टेट्रामराइज हो रहा है। अल्फा की वैल्यू 0.8। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 3/4 इंटू 0.8, तो ये हुआ 1 प्लस 0.2, 1.6 आ गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। अब वो आई आपने यहां रख दिया। केएफ की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में केएफ की वैल्यू नहीं दी है, मगर हमेशा दी होती है, हमेशा दी जाती है। ये इन्होंने दी नहीं है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि वाटर के केएफ की वैल्यू मुझे याद है, वाटर के केएफ की वैल्यू याद है मुझे, मगर ध्यान रखना ये दी जाती है ना, ध्यान रखिए ये दी जाती है, ठीक है। तो 1.86 पेपर में हमेशा दी होगी, पेपर में हमेशा दी होगी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। अच्छा, अब एम की वैल्यू डालो। एम की वैल्यू क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये देखो दिया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पता लगाना है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम है तो 1000 का मल्टीप्लाई आएगा। अब आपको एम निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो देखो 0.3 इक्वल टू 1.6, 1.86 इंटू 2.5, एम नीचे आ गया 10, एम को इधर ले आओ। अब देखो 1.6, 1.86
25 डिवाइडेड बाई 0.3, इसको 25 कर लिया, ये हटा दो, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 16, देखो 25 छक्का 150, 5 15, 25 छक्का 150, 0 15 बचा, 25 एकम 25, 25 और 15 40, 400। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 छत्रिक 18 और 3 दूनी 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, 264 आ रहा है। 200 कितना आ रहा है? 48। अब देखो 248 जो आ रहा है वो आ रहा है मॉलिक्यूलर मास किसका? गौर सुनिएगा, 248 मोलर मास आ रहा है। द मोलर मास ऑफ ए 248। तो 248 के आसपास का आंसर ये है, चेक कर लो। 248 के आसपास का आंसर ये, आप मल्टीप्लाई करके एक बार देखिए, मैंने कहीं छोटा मोटा ऊपर नीचे कर दिया होगा जिसकी वजह से ये मिस्टेक है। क्लियर है सबको? अब देखो एक बात और है, इधर ध्यान दीजिए। मोलर मास ऑफ ए इज, ये हमारा निकल के आया 248। अब ये 248 मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकल के आया, एटॉमिक मास नहीं निकल के आया। मोलर मास ऑफ ए, यदि वो एटॉमिक मास पूछ रहा होता तो अभी इसमें 4 से डिवाइड होता। क्यों? क्योंकि ये टेट्रामराइज हो रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि 248 कोई आंसर नहीं है। एक बार बच्चों कैलकुलेशन देखो जरा, एक बार सब लोग कैलकुलेशन देखो। कैलकुलेशन सही है? हो सकता है इसकी वैल्यू मैंने ये डाली है, उन्होंने कोई और डाल दी हो, ठीक है, उन्होंने कोई और डाल दी हो। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। रॉन्ग है? कहां पे रॉन्ग है? हाँ वेरी गुड सर, रॉन्ग है। दोस्त किस जगह पे कैलकुलेशन रॉन्ग है? अल्फा, अल्फा 80% है, 0.8, 3/2, हाँ तो 3 दूनी 6, तो 0.6, ये तो सही है यार। यहां दिक्कत नहीं है। अच्छा, के की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू क्या है? 2.5 ग्राम, इसकी क्या है? 100, 2.5 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। ओके, यस, तो ये 25 हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ये इधर ले आया, इसको इधर ले गया। 16, 25 छक्का 150, 15 लगा, 25 एकम 25, 15 और 25 40, सही है। अच्छा 3 से काट दोगे। अच्छा ये पॉइंट, पॉइंट गलत लगा है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे गलती है, आई थिंक यहाँ पे गलती है, ये डिवाइड गलत किया है, ये डिवाइड गलत किया है। 1.86 डिवाइडेड बाय 0.3, 0.62 आ रहा है, ये गलती है, ये गलती है, ये 0.62 आएगा, 0.62 आएगा तो यार ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, 0.62। अच्छा नहीं, ये 16 वाला पॉइंट मैंने इससे हटाया है, ये और ये पॉइंट हटा दिया है ऐसे, तब ये 16 बना है। नहीं तो यदि ये 0.62 आएगा तो फिर ये 40 आएगा। हाँ 40 आएगा, है ना बच्चों? तो सही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो 400 इंटू 0.62, 248। लगभग यही आ रहा है बच्चों, लगभग यही आ रहा है, लगभग यही आ रहा है। अब जरा देखो ये जो आया है वो आया क्या है। अब देखो आपको बताता हूं, ये जो आया है ये आया क्या है।
आपको मैंने बताया था कि आपको जो कंसंट्रेशन रखा जाता है वो कहां का रखा जाता है, कंसंट्रेशन रखा जाता है सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन में वो ए फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में वो ए फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, A4 फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में वो ए फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, A4 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो मोलर मास आया है वो A4 का आया है। क्यों? आपने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में वो A4 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब आप ए की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो। तो यदि एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, एटॉमिक मास ऑफ ए, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टेट्रामराइज हो रहा था। तो 6 चौक 24 और ये, तो आंसर आएगा 62। ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर कितना है? 62 है इसका। करेक्ट आंसर कितना है? 62। बात समझ पाए? बात समझ पाए क्या हुआ है? सभी बच्चे बात समझ पाए? भाई आप क्या लिखते हो? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उसकी मोलरिटी कितनी है। तो सॉल्यूशन में उसकी मोलरिटी कितनी है, तो सॉल्यूशन में उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और सॉल्यूशन में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? A4 है। सॉल्यूशन में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? A4। और वो पूछ क्या रहा है? मोलर मास ऑफ ए पूछ रहा है, A4 नहीं पूछ रहा है। तो जो वैल्यू निकल के आई है वो A4 की वैल्यू निकल के आई है। तो ए की कितनी होगी? 4 से डिवाइड कर दो। तो ए की कितनी होगी? 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है। ये बेटा, ओ ओ अच्छा, यहां पे गलती भी की है। हाँ 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 भाई, बहुत मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक खूब हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक खूब हो गई है, खूब रहता फैल गया है, खूब रहता फैल गया है, टाइम बर्बाद हो गया। चलो, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लगा देता हूं। ठीक है, इसमें गलती देखो आपकी नहीं है, ये जितनी भी सिली मिस्टेक जो भी किया ये मैंने किया है ना। मैं फिर से लगा देता हूं, है ना, इसमें मेरी गलती है। देखो, ए सब्सटेंस, कोई एक ए है जो टेट्रामराइज हो जा रहा है ऐसे, जिसका अल्फा 80% है। अल्फा 80% है तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.8। तो आई की वैल्यू क्या आई? तो आई इक्वल टू होता है 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा। आई इक्वल टू, जब ये टेट्रामराइज हो रहा है तो इसकी वैल्यू ये आई, एन की वैल्यू कितनी? 4। क्यों? क्योंकि टेट्रामराइज हो रहा है। एन की वैल्यू 4, ये देखो, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो। अच्छा देखो, पहली गलती ये कैलकुलेशन मिस्टेक। अब जब 4 एलसीएम लोगे तो देखो 1 माइनस 4 तो -3 बचेगा, तो यहां मैं माइनस लगाना भूल गया था। पहली मिस्टेक मेरी ये है, और वो मेरी ब्लंडर मिस्टेक है। देखो, अपने को सेफ नहीं करना चाहिए, वो मेरी ब्लंडर मिस्टेक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जल्दी जल्दी में मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मगर मैं आपको समझाता हूं जैसे आपसे ना हो। ब्लंडर मिस्टेक क्यों है जरा बताना। केस क्या है? केस क्या है? एसोसिएशन। जब एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो जब 1.6 आई है तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यार ये तो आई गलत निकला है। क्यों? आई की वैल्यू 1 से बड़ी कैसे आ सकती है जब एसोसिएशन का केस है। तो छोटी मिस्टेक नहीं है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। मतलब डिफेंड करना एक आसान बात है यार, वो हो जाती है, हम इंसान है, मगर नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक जायज है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रखी है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मतलब ये गलत बात मेरे लिए है, मैंने मतलब उस जगह गड़बड़ की है। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक है, मगर आप ये कैसे भूल गए कि एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती है, और वो 1.6 लिखा था। इसका मतलब यार तुमने गड़बड़ है कैलकुलेशन।
और ये बात मैं भूल जाऊं तो गलत है यार, है ना। तो ये काफी बड़ी मिस्टेक है जो मेरे से क्वेश्चन करते समय हुई। आई की वैल्यू आ गई ये, अब लगाओ फार्मूला। इसी वजह से क्वेश्चन का वो इधर उधर हो रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि गलतियां इंसान से होती हैं, मेरे से भी हो गई, मगर ठीक है, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अल्फा देखो, के एफ की वैल्यू नहीं दी है, तो के एफ की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। अब ये लगाओ फार्मूला, मोल एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कट्टम काट, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब हम करते हैं। तो देखो m इक्वल टू, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दे, तो ये 4 इंटू 25 इंटू 1.6 इंटू 3, तो 25 चौको 100, इससे इसको काटो तो पॉइंट ये, अब मल्टीप्लाई करो 62 आंसर। क्लियर, आंसर आ गया 62। 25 चौको 100, 3 से इसको काटोगे तो 0.62 आएगा, 0.62, वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर। तो सिली मिस्टेक थी वो। अच्छा, वहां आई 1 से बड़ा निकल रहा था, इसी वजह से मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आई 1 से बड़ा निकलने का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल को आपने डिसोसिएट कर दिया है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक इस जगह थी, जिसकी वजह से आंसर इधर उधर हो रहा था। अब मस्त आंसर है। अब यार एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, लास्ट एंड फाइनल, ये मैं करके दिखाऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अभी आया नहीं है, नीट के किसी पेपर में नहीं आया है, जेई में 2 बार आ चुका है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, नीट में कभी नहीं आया, मगर आपके पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल का मतलब स्टैंडर्ड है, मगर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि आपके पेपर में ना पूछा जाए। जेई में ये 2 बार आ चुका है। The amount of ice that will separated on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water at -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड, KF की वैल्यू ये है। अब जरा देखो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, देखो आपको बताता हूं, आपको मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, ऐसे ऐसे वाटर कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम हमारे पास वाटर है, ठीक, 200 ग्राम हमारे पास वाटर है। अब इसमें क्या हुआ, हमने डाला इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है CH2OH, CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी एक लिक्विड होता है ऐसे, मगर ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ऐसे ये इथाइलिन ग्लाइकॉल आ गया। सुनते जाइएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो एंटी फ्रीजी होता है। एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बर्फ जम जाती है कहीं कहीं पर, देखो समझाता हूं, जब कार चलती है ना, जहां पर टेम्परेचर -2, -3, -4, -10 ऐसा, वहां पर कार में आपने देखा होगा पानी डाला जाता है, जैसे इंजन ठंडा रहे और वाइपर आपका चलता रहे। तो पानी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, तो तुमने कार के उसमें डिब्बे में पानी डाला, पानी तो तुरंत जम जाएगा कार्बोरेटर में। तो पानी ना जमे इसलिए उसमें मिला दिया जाता है वहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, अपने यहां नहीं मिलाते हैं,
क्यों? अपने यहां टेम्परेचर 44 डिग्री चल रहा है और सर्दी भी पड़ती है तो 3-4 डिग्री जाता है, 0 से नीचे नहीं जाता है। तो वहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। उससे क्या होता है? उससे उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है -9.3। तो पानी में आइस बनती नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी काम करता रहता है। इंजन को ठंडा करने में काम आता है, वाइपर जो चलता है उसमें काम आता है। इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल को एंटी फ्रीजी कहा जाता है। इतनी बात पहले समझ में आई? अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 ग्राम पानी था, मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया और इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? इतना इतना। और कुछ आइस जम गए। ये सिर्फ पानी होता तो पूरा का पूरा 200 ग्राम आइस बन जाता, पूरा का पूरा 200 ग्राम आइस बन जाता। मगर एंटी फ्रीजी पड़ा है, इसलिए कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ये आइस बन गया है, कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है। वो पूछ रहा है कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है। The amount of ice that will be separated on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water at -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जरा देखो, हमें फार्मूला पता है डेल्टा TF इक्वल टू आई KF M। डेल्टा TF की वैल्यू 9.3। क्यों? जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वही डेल्टा TF है वाटर के केस में, और केस वाटर का है। आई की वैल्यू, इथाइलिन ग्लाइकॉल आयोनाइज नहीं होता है, अल्कोहल है, आयोनाइज नहीं होगा। के की वैल्यू 1.86। अब देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका शायद देखना 62 या 60 होता है। 12 दूनी 24, 3 3 6 और 16 दूनी 32, हाँ 62 होता है, सही है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब गौर सुनना, नीचे क्या लिखा जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या लिखा जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W ग्राम तो मैंने ये सपोज कर लिया कि बर्फ बन गई, तो सॉल्वेंट का मास बचा कितना है? तो सॉल्वेंट का मास बचा है 200 माइनस W ग्राम। क्यों? क्योंकि W ग्राम क्या बन गई है? आइस। आप उस सॉल्वेंट के मास को रखते हो जो लिक्विड होता है, आप उस सॉल्वेंट के मास को रखते हो जो लिक्विड होता है। तो लिक्विड का मास अब इतना है। क्यों? क्योंकि W ग्राम आइस बन गया है। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रखा, आई रखा, KF रखा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। तो मास ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट क्या है? 200 माइनस W। 200 ग्राम वाटर था, उसमें से W ग्राम आइस बन गया, तो लिक्विड सॉल्वेंट कितना बचा? 200 माइनस W। अब इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ गया। $200 माइनस W को मैं इधर ले आया, अब उसको इधर ले गया। अब इस सबको देखो कितना आ रहा है, 1.86 इंटू 50, ओए 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62 डिवाइडेड बाई 9.3, तो ये आ रहा है 161.3। अब इसको इधर ले आओ, तो W इक्वल टू आ गया 200 माइनस 161.3। तो इसमें माइनस 200 कर दो, तो वैल्यू आ रही है 38.7 ग्राम। W की वैल्यू निकल के आई 38.7 ग्राम।
तो 38.7 ग्राम आइस बनेगा। 38.7 ग्राम आइस बनेगा। माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहां आप डेल्टा टीएफ रखते हो और हमारा फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो जब आप इसकी वैल्यू ऐसे रखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस होता है। और इस फार्मूले में कोई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं लिखते हो, आप डेल्टा टीएफ लिखते हो, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ली जा रही है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपके पेपर में कब आएगा मुझे नहीं पता, मगर जल्दी ही आएगा। जेई में 2 बार आ चुका है, नीट में जल्दी आएगा, अभी तक नहीं आया है, मगर बहुत जल्दी आपके पेपर में मिलेगा, बहुत जल्दी आपके पेपर में मिलेगा। जेई में आ चुका है। अच्छा, क्लियर है सबको? कर लोगे? देखो, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। कल नई हेडिंग चालू होगी, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब 2 सब हेडिंग रह गई हैं, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हेनरी लॉ, मतलब गैस इन लिक्विड। आप ये मान के चलो 2 क्लास रह गई हैं, तो 2 क्लास थ्योरी पढ़ाऊंगा और 1 क्लास और पढ़ाऊंगा बचे हुए जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं और कराने के लिए। तो मतलब 3 क्लास के बाद सॉल्यूशन चैप्टर पूरा फिनिश। आप डीपीपी 1 लगा सकते हो, डीपीपी 2 लगा सकते हो। डीपीपी 1 का वीडियो सॉल्यूशन मैंने कल बना दिया था, आज 2 का बना दूंगा और उनको अपलोड करा दूंगा। तो आज शाम तक डीपीपी 1 और डीपीपी 2 का वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, ठीक है। 3 क्लास के बाद 1, 2 के साथ आपको 3 और 4 भी लगानी है और सिद्धि और तेजस भी लगानी है। सिद्धि और तेजस मैं कल अपलोड कराऊंगा, सिद्धि और तेजस डीपीपी में कल अपलोड कराऊंगा, कल या परसों। तो आप अभी क्या करोगे, आप 1 और 2 को लगाओगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन में शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा, संडे को जो टेस्ट है कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें तुम अपनी सारी रिसर्च कर डालो, सारी सिद्धि लगा लो, सारी तेजस लगा लो, क्योंकि तेजस और सिद्धि बहुत खतरनाक टाइप की है, उनको लगाओ, अभ्यास लगाओ और जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करो, सभी चीजों को रिवाइज करो और कोशिश करो कि मोल कॉन्सेप्ट में 45 क्वेश्चन आएंगे तो 40 से ऊपर जरूर सही हो। 45 क्वेश्चन आएंगे तो 40 के ऊपर जरूर सही हो। सारे बच्चे ये टारगेट लें और प्रॉमिस लें कि सर 45 आएंगे, 40 के ऊपर सही करूंगा, 45 आएंगे, 40 के ऊपर सही करूंगा। प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस करते हो? जिन जिन बच्चों के 45 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे उन सब बच्चों को 5-5 रुपए इनाम में मिलेंगे। 11-11 रुपए देता हूं, चलो यार, तुम भी क्या याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे? 11 रुपए हर बच्चे को मिलेंगे जिनके कितने क्वेश्चन सही होंगे, 40 के ऊपर, या तो 40 या 40 के ऊपर टेस्ट में, संडे टेस्ट में। उन सब बच्चों को 11-11 रुपए मिलेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स चालू होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार हो जाएं। और आज मैंने जितनी वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।